तो दोस्तों यह वीडियो जो है ना वो हमारा सिंपल पेपर नंबर 6 का 4th पार्ट है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर देन फाइंड द dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पे dy बाई डी एक्स बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 19 में दिया क्या है कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, किस पे बताना है, एट x इज इक्वल टू 1 पे बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो कंडीशन बनेंगी, कौन कौन सी। अगर y इज इक्वल टू ना ये x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तब जब x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा। ठीक है, ये कंडीशन जब होगी। ठीक है, तो ऐसे अगर x जो है आपका वो लेस देन क्या है आपका, अगर x जो आ रहा है वो आपका लेस देन 0 आ रहा है ना, तो ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसी तरीके से मैंने खोल दिया। ठीक है, अगर यही आपका x जो हो जाए वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, 1। अब 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, जैसे 2 हो गया तो ये 4 होगा और ये क्या होगा 2। ठीक है, अब ये 4 और 2 माइनस करो तो माइनस में आएगा। तो जब अगर मॉड माइनस में, हमेशा इसको पता है कि मॉड हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। अगर ये माइनस में आ रहा है तो इसमें एक माइनस साइन एक्स्ट्रा से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन बनी। जब ये कंडीशन होगी x लेस देन 1 होगा तो ये वाली कंडीशन लगेगी। जब x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा तो ये क्या होगा, ये वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है, अब दोनों को हम डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। अब देखिए dy बाई डी एक्स करेंगे ना, पहले वाले का, जब x क्या है आपका लेस देन आर इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसका डी बाई डी एक्स करोगे तो क्या करना है आपका, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x ना, ये किस पे है, एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए तो 1 माइनस 2 इंटू 1 तो कितना आया आपका, -1। तो मतलब कि पहले वाले कंडीशन में आपका कितना आंसर आ रहा है, -1। अब इसी तरीके से हम इस कंडीशन में चेक करेंगे। तो ये कंडीशन में देखिए जब साइन अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप क्या कीजिए डी वाई बाई डी एक्स, जानते हो। ठीक है, इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब कि 2x माइनस 1। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 आया क्या, 1। मतलब एक पे तो -1 आ रहा है, एक पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें देखिए जो अगर ये आपका एल एच डी हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये आपका क्या हुआ आर एच डी, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड कितना आ रहा है, -1, राइट हैंड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब कि जो आपका एल एच डी है वो आर एच डी के इक्वल नहीं आ रहा है ना। तो मतलब कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आया समझ में, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब कि इसमें क्या लिखे होगे कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो क्या बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो मतलब दो कर्व दिए हैं, कौन कौन सा, देखिए इसमें जो पहला आपका 20 क्वेश्चन है इसमें देखिए पहला क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू ना 1 माइनस ए साइन थीटा दिया है। ठीक है, और जो आपकी y की वैल्यू यहाँ पे दी है, y इज इक्वल टू क्या दिया है, बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? अब क्या बोल रहा है कि एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, मतलब कि एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे इसका क्या बताना है, नॉर्मल का स्लोप बताना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है। ठीक है, तो अब पहले हम क्या करते हैं, स्लोप अगर इसको हम क्या करते हैं, देखिए जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा ये आपका क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको तो पता है ना, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, जैसे इसे मान लीजिए क्या हो गया आपका यम हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होता है ना। जो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा ना वो क्या होगा, ये -1/m होता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेना है। जब मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो मतलब कि बेसिकली हमको क्या पहले फाइंड करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या, देखिए एक्स यहाँ पे क्या है थीटा और यहाँ पे क्या है थीटा। तो मतलब कि इसको हम क्या करते हैं, जो एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ए
साइन थीटा है, इसे हम डी एक्स अपान डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इतना समझ में आया? डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ ए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कॉस थीटा। तो मतलब कि ये आपका क्या आ गया? माइनस ऑफ ए कॉस थीटा। ठीक है, माइनस ऑफ ए कॉस थीटा, ये आ गया आपका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब इसी तरीके से आप जब डी वाई बाई डी थीटा करोगे, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा? बी, और ये आएगा 2। अब कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन ना, ये हो गया क्या? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब कि ये आपका क्या है? -2b कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अब देखिए ये इक्वेशन आपका क्या हुआ? सेकंड, और ये आपका क्या हुआ? इक्वेशन फर्स्ट हुआ। ठीक है, अब क्या करना है आपको? फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन आपका क्या है? ये, तो मतलब कि डी वाई बाई डी थीटा जो है उसे डिवाइड कर देते हैं डी एक्स बाई डी थीटा से ना। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा इसी तरीके से। अब डी वाई बाई डी थीटा क्या है? 2b कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन माइनस ए कॉस थीटा। इतना समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए आपको डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो क्या आया आपका? डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो 2b साइन थीटा अपॉन ए आया। अब आपको पता है कि क्या बोला है? थीटा की वैल्यू क्या? π/2। तो यहाँ पे हम π/2 पुट कर देते हैं। तो आपको पता है कि साइन π/2 क्या होता है? 1। तो मतलब कि 2b साइन π/2 अपॉन ए। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो मतलब कि ये आपका आंसर क्या है? 2b/a। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? यम हो गया। आपको पता है कि अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1/m। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए? यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? -1। एम की वैल्यू कितनी है? 2b/a। ए क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -a/2b। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? -a/2b। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें जो क्वेश्चन नंबर और करके दिया है ना, वो देखते हैं कि बोल रहा है कि सो दैट फॉर ए इज ग्रेटर देन 1, जब आपका ए क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है? √3 sin x माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस 2ax प्लस ऑफ b इज अ डिक्रीजिंग। तो मतलब कि ये बोल दिया गया है कि ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग ऑन आर। तो आर बताना है। देखिए कैसे करोगे आप इसको? करने के लिए ना आपको मैं बता रहा हूँ करना क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको पुट करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ना, यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, √3 sin x माइनस कॉस एक्स माइनस 2ax प्लस b। इतना समझ में आया? एफ एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे बोला है कि a जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। तो आप क्या कीजिए? पहले यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? √3 sin x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? cos x। ठीक है, अब cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? माइनस ऑफ साइन x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? साइन x। अब -2x का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ 2a, b का तो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 0। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये क्या बोला है? डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। अगर ये आपको देखिए यहाँ पे क्या करिए, 2 कॉमन कर सकते हो। अगर इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो ये क्या बनेगा आपका? √3/2 cos x प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 sin x। इतना समझ में आया? और माइनस ऑफ 2a मैंने ऐसे लिख दिया। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए करना क्या है। अब √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं ना? देखिए क्या लिख सकते हो आप? इसको क्या करना है? 2। अब √3/2 क्या आता है? किस पे आता है? साइन 60 डिग्री पे। तो ये क्या हो गया आपका? साइन 60 मतलब कि π/3। आपको पता है साइन 60 कितना होता है? √3/x ने। अब ये कितना हो गया? cos x और प्लस। अब देखिए cos 1/2 कब आता है? cos 60 पे। यहाँ पे भी आप क्या, हमने क्या लिख दिया? साइन x। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका? ये हो जाएगा आपका cos π/3। ठीक है,
टू साइन एक्स माइनस ऑफ 2a। अब देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये किसका फार्मूला बना? ये आपका बन गया कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला याद होगा तो आप इसे क्या लिख सकते हो? कॉस पाई बाई 3 माइनस ऑफ एक्स, इतना समझ में आया, माइनस ऑफ 2a, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी मैं कॉमन कर सकता हूँ, तो कर लीजिए कॉमन, 2 अपना कॉमन हो गया। अब ये आपका क्या होगा? कॉस पाई बाई 3 माइनस ऑफ एक्स और माइनस ऑफ ए। अब देखिए क्या बोला था कि ए जो है वो आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है? 1। तो ए क्या है आपका? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आपको पता है कॉस की वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से 1 के बीच में हो सकती है। आपको पता है ना, 1 से तो छोटी होगी और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ये तो आपका 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये तो आपका 1 से बड़ा होगा ना, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो फंक्शन होगा आपका कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ना, क्योंकि ये बड़ा है और बड़ा वाला जो नंबर आ रहा है ये किस में आ रहा है? निगेटिव में। अब बड़े में से बड़ा निगेटिव है, इसमें से छोटा माइनस करोगे तो ये आपका कैसा नंबर आएगा? निगेटिव नंबर आएगा। जब निगेटिव नंबर आएगा तो फंक्शन आपका कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप यहाँ पे लिख दोगे कि एफ एक्स जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है कि सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए ट्रांसपोज जो होता है वो एक इक्वल हो, आर अ सिमेट्रिक, वो कैसा होगा? सिमेट्रिक। मतलब कितने हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब कि आप बोल सकते हो, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए जब आएगा तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि जो आपका पावर ये ए एन क्या होता है आपका? ए इंटू ए इंटू ए इंटू कहाँ तक? एन तक। ठीक है, ये तो ए एन होता है। अब क्या बोला कि इसका ट्रांसपोज, मतलब कि ए एन जो है ये आपका, सॉरी ये ए एन जो है इसका ट्रांसपोज जो होगा तो इधर भी ट्रांसपोज कर दीजिए, ए इंटू ए ना इंटू ए डैश 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 एन तक, इसका क्या लीजिए? पूरे का ट्रांसपोज। आया समझ में? अब ये आपका क्या हो गया? इसको इसी तरीके से लिख दीजिए, ये क्या हो गया आपका? ए एन तक, तो क्या हो जाएगा आपका ना? अब ट्रांसपोज को आप अंदर ले लीजिए, मतलब क्या? ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज डैश 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 कहाँ तक? एन तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? ए एन का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज की पावर एन तक। मैंने क्या बताया कि ए ट्रांसपोज जो होता है वो ए की पावर एन होता है, ए होता है, ए ट्रांसपोज ए, तो मतलब ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो मतलब ए की पावर एन का ट्रांसपोज जो होगा वो ए की पावर एन के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोज की जगह मैंने ए लिख दिया तो ए की पावर एन, तो यही तो प्रूफ करना था ना, तो यही तो आपका क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब कि पहले देखिए ए आपको दिया क्या है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें आपका जो ए दिया है वो क्या दिया है? ये 3 ना, 3 0 -1, मतलब कि 3 0 यहाँ पे क्या है आपका? -1। एक मिनट हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद 2 3 1 0 4 1, 2 3 1 0 4 1, तो यही आपको दिया है। ठीक है, अब क्या बोला है कि फाइंड कीजिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, ये दिया है, तो आप देखिए पहले तो आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए। डिटरमिनेंट जब आप फाइंड करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा ना? देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, डिटरमिनेंट फाइंड करना तो आता होगा, ये आएगा 1। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, ये जो डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अगर ये डिटरमिनेंट आपका 1 आएगा, ठीक है, तो आपको पता क्या है कि एक आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है, ये क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब यही जो टर्म है इसको 2 बार ले लिया गया है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 अब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, बेस तो सेम है, अब ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब कि ये क्या होगा आपका?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। समझ में आया? n की वैल्यू कितनी है? ये तो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। तो वैल्यू पुट कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब 1, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी है? 3-1, ठीक है। अब 1 आया, अब 3-1 2 का स्क्वायर क्या 4, तो 1 की पावर 4 कितना आएगा आंसर 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोल रहा है कि सो दैट द 3 पॉइंट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, आर को लीनियर, आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ इन विच बी डिवाइड ए सी। जैसे देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका एक पॉइंट क्या है ए सी, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है ए सी, और बी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो मतलब कि ए बी अपान आपको ए सी बताना है, सॉरी ए बी अपान बी सी बताना है, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी है। देखिए आप इसको बता सकते थे अगर क्लास 10th में होते, ठीक है। कैसे? अगर आप क्लास 10th में होते तो आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, लेकिन वो जो सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा था वो एक्स और वाई के लिए, ठीक है। वहाँ से भी बता सकते हो। आप जब क्लास 11th में आए हुए या 12th में आए हुए, आपको पढ़ाया गया एक्स वाई जेड वाला सेक्शन फार्मूला। एक तो वो तरीका है, और दूसरा तरीका है वेक्टर फॉर्म ना। आप दोनों से कर सकते हो। देखिए सेक्शन फार्मूला वाले से कर सकते हो एकदम आराम से, वहाँ से भी आ जाएगा, या वेक्टर फॉर्म से आप कर सकते हो, ठीक है। तो वेक्टर फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करना है वेक्टर फॉर्म से? देखिए आपको सेक्शन फार्मूले वाले से ही करना चाहिए, ठीक, क्योंकि उससे बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप वो कर सकते हो, क्योंकि आपने उसे क्लास 10th में भी पढ़ा है और क्लास 12th में भी पढ़ा है, ठीक है। हम आपको इसमें देखिए क्लास 11th में भी पढ़ा है, तो हम आपको क्या वेक्टर फॉर्म से बताएंगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म से देखिए कैसे करना है। तो देखिए ये आपको क्या करना है, पहले तीनों को वेक्टर फॉर्म में लिख लेना है। तो ये आपका अगर एक सेंटर ओ मान के वहाँ से निकालते हैं, तो ओ ए वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा आपका आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप। इतना समझ में आया? और इसी तरीके से जो आपका ओ बी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा 5 आई कैप -2 के कैप। इसी तरीके से आपका जो ओ सी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा 11 आई कैप, ठीक है। और ये हो जाएगा +3 जे कैप ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +7 के कैप। तो आपने 3 वेक्टर निकाल लिए, ठीक है। ये 3 वेक्टर आपको पता चल गया। अब देखिए अगर आपको ए बी वेक्टर फाइंड करना है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा कि ए बी वेक्टर जो होगा वो आप लिख सकते हो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर कर दीजिए, तो आपका ए बी वेक्टर आ जाएगा। अब माइनस कर देते हैं, ओ बी क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो अब 5 आई में से आई जाएगा, तो कितना बचेगा 4 आई कैप, ठीक है। अब देखिए ये तो -2 जे कैप, उसी तरीके से आप क्या लिखोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो गया तो +2 जे कैप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका +6 के कैप। इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से आप जब इसका ये दूसरा वाला निकालोगे बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर क्या होगा आपका बी सी वेक्टर हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो इसको जब आप दोनों माइनस करोगे तो माइनस करके देख लेना, ये आएगा 6 आई कैप +3 जे कैप +9 के कैप। इतना समझ में आया? इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसका जो तीसरा फॉर्म है ना ए सी वेक्टर, तो जब आप ए सी वेक्टर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा ओ सी वेक्टर ना माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो इसको फाइंड कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 10 आई कैप +5 जे कैप +15 के कैप। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आप अगर आप देखो यहाँ से ना ए बी को देखो और ए सी को देखो, ए बी को देखो और ए सी को देखो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है आई कैप, यहाँ पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। अगर ए बी ए सी को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं, तो जो ए बी वेक्टर है वो 2 टाइम ऑफ ना, ये कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप +3 के कैप। इतना समझ में आया? 2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। और इसी तरीके से आप जो ए सी वेक्टर है, ठीक है, ए सी वेक्टर है यहाँ से आप 2/5 कॉमन ले लीजिए ना। तो ए सी वेक्टर जो है आपका, इसे हम क्या करते हैं यहाँ से 2/5 कॉमन कर लेते हैं ना। तो ये आपका क्या बनेगा, अब 2/5 कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आई कैप आ जाएगा। आया समझ में? और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस जे कैप +3 के कैप।
सॉरी यहाँ पे कॉमन करना है ना, तो जब आप 1/5 कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आप लिख सकते हो कि ए बी जो होगा ना, वो 2/5 टाइम ऑफ ए सी के इक्वल होगा। कितने? 2/5 टाइम ऑफ ए सी वेक्टर। ये समझ में आया? इन दोनों इक्वेशन से ये आ गया। इसी तरीके से जब आप ए बी देखोगे ना, ए बी वेक्टर कितना है आपका, ये सेम उसी तरीके से 2 मैंने कॉमन लिया, 2i प्लस ऑफ j कैप और प्लस ऑफ 3k कैप। अब यहाँ पे देखिए जो आपका बी सी वेक्टर है ये ना, इसे आप क्या करिए 3 से डिवाइड करिए, 1/3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। अगर मैंने ये जो बी सी वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से मैंने बी सी वेक्टर इज इक्वल टू लिखा 1/3, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2i कैप आ जाएगा प्लस ऑफ j कैप आ जाएगा प्लस ऑफ 3k कैप। तो इन दोनों को कंपेयर करके, इन दोनों को आप लिख सकते हो कि जो आपका ए वी वेक्टर होगा वो किसके इक्वल आएगा, 2/3 बी सी वेक्टर। ठीक है, तो आपको देखिए दो ए बी पता चल गया, और क्या पता चल गया आपका, यहाँ भी ए बी पता चल गया। आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था ए बी अपान बी सी। ठीक है, ए बी अपान बी सी तो फाइंड करना था। देखिए ए बी अपान बी सी मैंने क्या बताया था आपको, ए बी अपान बी सी फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड हो गया, ए बी अपान बी सी फाइंड करते हैं। अब देखिए ए बी अपान बी सी फाइंड करने के लिए इधर ए बी है इधर बी सी है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ए बी वेक्टर अपान जो बी सी वेक्टर होगा वो क्या आ रहा है, 2/3। तो मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस फॉलोइंग इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। मतलब कि आपको देखिए क्या दिया है कि tan इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, ये किसके इक्वल दिया है, π/2। इतना समझ में आया? आपको पता है कि जो tan ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, x जो आता है ये ग्रेटर देन कहाँ से कहाँ तक, सॉरी x जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम उससे आगे ही होगा। ठीक है, आपको देखिए tan का, देखो tan 0 0 होता है। ठीक है, और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, और tan 90 कितना था, इनफाइनाइट। मतलब कि 0 से तो छोटा tan निगेटिव में नहीं जाता, tan हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा। और साइन क्या होता है आपका, कोई भी नंबर साइन का डिग्री लो तो जो साइन इनवर्स का रेंज आता है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा। दो कंडीशन बनी। ठीक है, तो मतलब कि एक कंडीशन ये बना, ये कंडीशन ये, तो मतलब कि इसमें देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स। मतलब कि लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, या वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, और या लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखिए इतना समझ में आपको तो आ गया। तो देखिए ये क्या बोला है कि 0 से बड़ा होगा इतना टर्म, वही इतना टर्म सेम लिखा है। ठीक है, अब 1 से छोटा लाना है, तो मतलब कि ये कंडीशन किस पे सेटिस्फाई, अगर ये 0 होगा तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर देखिए यहाँ अगर मान लीजिए मेरा 1 आ गया, ठीक है, तो x प्लस एक्स यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 2। अब ये तो 2 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये कब सेटिस्फाई, सिर्फ एक कंडीशन पे सेटिस्फाई कर रहा है, जब x इज इक्वल टू क्या है आपका, 0 आए। अगर यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ भी 0, तो ये आपका 1, तो 1 के इक्वल तो हो सकता है। तो मतलब कि आप कह सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स है ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है बस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x कॉमन करिए मैंने, तो x प्लस ऑफ 1 आया इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू तो या 0 आएगी या x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। ठीक है, तो यही दो आंसर होंगे, x क्या होगा, या 0 होगा या -1, तो यही आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ ना डुप्लेट्स ऑफ द 3 थ्रोन ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, 3 थ्रोन ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो नंबर ऑफ डुप्लेट, देखिए आपको देखिए क्या करना है, क्या क्या चीज़ दी है। देखिए डुप्लेट क्या होता है, टोटल नंबर कितना, टोटल कितना आ सकता है, टोटल जो होता है वो 36 आ सकता है अगर 2 पेयर ऑफ डाइस को उड़ाइए ना। और उसमें से डुप्लेट कितना आता है, डुप्लेट कितना आता है, 6 आता है ना। अब 6 में क्या होता है, या तो 1 1 आएगा, ठीक है, या तो आपका 2 2
ठीक है, 3 3 4 4, ठीक है, 5 5 या 6 6, ये आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मतलब कि आप बता सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डुप्लेट होगी, ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डुप्लेट को मैंने क्या मान लिया, डी, ठीक है, तो ये कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डुप्लेट जो आएगा वो 6/36, तो 1/6 आएगा। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डुप्लेट के बारे में बात करें तो ये कितना आएगा, इसमें से 1 माइनस ऑफ 1/6 हो जाएगा, तो मतलब कि 5/6 आ जाएगा। आया समझ में। अब देखिए इसमें बोला क्या था, 3 थ्रोन ऑफ द पेयर ऑफ डाइस, मतलब कि कितनी बार थ्रो किए गए, 3 बार। ठीक है, तो 3 थ्रोन ऑफ द पेयर ऑफ डाइस मतलब कि क्या क्या हो सकता है आपका, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। ठीक है, अब देखिए अगर 0 मतलब कि प्रोबेबिलिटी, अगर 0 आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डुप्लेट, ठीक है, तो मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डुप्लेट क्या है, 0, अगर x इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 0, तो मतलब कि सारे क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डुप्लेट, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, 5/6 इंटू 5/6, तीनों बार क्या है, नॉट डुप्लेट, 5/6, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। अब 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, अब 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 36, 6 3 6 3 जा 18 19 20 21, तो मतलब कितना हो गया 216, तो ये कितना आ गया आपका 216। अगर x इज इक्वल टू 1, तो मतलब क्या आ रहा है आपका, एक क्या आ रहा है आपका, डुप्लेट आ रहा है और 2 नॉट डुप्लेट। ठीक है, अब नॉट डुप्लेट 2 आ रहा है, तो मतलब कि कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 5/6। अब देखिए कितनी कंडीशन है, 3, तो मतलब कि पहले तो 3 मल्टीप्लाई कर ली, उसमें से 2 में क्या आएगा, नॉट डुप्लेट, ठीक है, और 1 में क्या आएगा आपका, डुप्लेट, डुप्लेट कितना आएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे जब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 5 5 जो 25, 3 जो कितना हो जाएगा 75, अपान कितना हो जाएगा 216। इसी तरीके से जब x इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 जब होगा तो आपको देखिए इसमें ये भी 3 टाइम्स होगा। ठीक है, अब 2 क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आपका, 2 टाइम्स जो आ रहा है वो ना, तो इसमें जो देखिए ये 2 टाइम्स हो जाएगा, जो आपका डुप्लेट है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये क्या ना 1 टाइम्स, मतलब कि ये 5/6 इंटू 1/6 का इंटू 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा, 5 3 जा 15, 15 अपान 216। इसी तरीके से x इज इक्वल टू जब आपका 3 होगा तो यहाँ पे जो आपकी कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी ना, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 1/6 1/6 1/6, तो आप लिख सकते हो 1/260। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अब आप इसका ग्राफ बनाओगे, अगर इस तरीके से हम बता दें कि जो देखिए ये वाला ग्राफ आपने देखा होगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, x, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहाँ पे 0 1 2 3। ठीक है, जब 0 था तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 125/216, तो 125/216। जब आपका 1 आया तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 70/216। जब आपका 2 आया तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 15/216। जब आपका प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3, तो ये कितना गया 1/216, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, इसी तरीके से आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके आगे हम उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।